डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो का उद्देश्य जो है पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 14 फरवरी को होनी है और अभी से लेकर लगभग 40 से 45 दिनों का समय जो है शेष है। बहुत सारे छात्र छात्राओं की ये डिमांड आ रही थी कि क्वेरीज आ रही थी कि हमें इस शॉर्ट पीरियड में किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। इसमें मैं आपको एक स्ट्रेटजी, एक मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करने जाएं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख करके अपनी पढ़ाई को आयाम दे सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे 40 से 45 दिनों का ये जो समय शेष है, तो जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने की दो शैली होती है। एक समग्र शैली होती है और एक चयनात्मक शैली होती है। समग्र शैली मतलब जिसमें हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बोलते हैं। और एक शैली होती है जिसको हम सेलेक्टिव अप्रोच या चयनात्मक शैली कहें। जब हमारे पास काफी ज्यादा समय होता है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ओर जाते हैं। हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, उसके नोट्स बनाना, उसके हर एरियाज को कवर करना, इस तरीके से। लेकिन जब समय कम है, 40 से 45 दिनों का ही समय है, तो इतने कम समय में हम सारे विषयों को समग्र शैली में पढ़ाई नहीं कर सकते, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं कर सकते। तो अभी इस 40 से 45 दिनों में जो हमारे पढ़ने का अप्रोच होगा वो चयनात्मक शैली होनी चाहिए, सेलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि चयनात्मक शैली मतलब चयन किसका? चयन विषय का या चयन टॉपिक का? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले आपको दोनों ही पैटर्न पर चयनात्मक शैली का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर वो टॉपिक हो। जैसे पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 जहां सीसेट है, क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 जीएस है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 में आपको स्कोर करना है और आप देख रहे हैं कि अभी लगभग 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप अगर हटा दें जो लगभग ना बनने के समीप होते हैं, 80 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं, 85 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बना सकते हैं। इन 85 क्वेश्चन में से भी आपको आजकल अगर आप कट ऑफ देख रहे हैं तो 70, 72 इस तरीके से कट ऑफ जा रहे हैं। तो किस तरीके से, जब आप इस तरीके से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है कि विषय को हम चयन नहीं कर सकते, सारे विषयों को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कोरिंग में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसकी प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है वो तय की जा सकती है। जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, इसके बाद इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद आपका भूगोल और पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, करंट इवेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अभी हाल ही में जो नया ट्रेंड शुरू किया गया, जो धर्म दर्शन वगैरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन विषयों की हम प्राथमिकता तय कर सकते हैं। तो ये एक चयनात्मक शैली का तरीका है। अब जब हम इन विषयों को उठाते हैं तो इन विषयों में से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आज तक जब आप पिछले 2 से 3 साल के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप वहां पर एनालिसिस करके ये पाएंगे कि कौन से टॉपिक आजकल ट्रेंड में है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को आप पढ़ें, और जब आप उस टॉपिक को पढ़ें तो काफी समग्रता से पढ़ें। मतलब चयनात्मक शैली में विषय की प्राथमिकता को तय करना, नंबर 1। दूसरा, उस विषय के टॉपिक का चयन करना जो टॉपिक ट्रेंड में है, और जिस टॉपिक को आपने चयन किया उस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, मतलब उसके हर आयाम को पढ़ना, कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उससे आने वाला प्रश्न आपसे नहीं छूटना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे जब हम छत्तीसगढ़ विषय की बात करते हैं तो विगत 2-3 वर्षों के प्रश्नों पत्र का अध्ययन अगर हम करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो कला संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। कला संस्कृति जनजातियों पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। और फिर इसके बाद से छत्तीसगढ़ के भौगोलिक
क्षेत्र से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने इस टॉपिक का जब चयन किया, अब जब हम कला, संस्कृति और जनजातियों के बारे में पढ़े तो हम इनको काफी समग्रता से पढ़ें, हर चीज को पढ़ें। जब हम जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जनजाति से जुड़ी हुई सारे तथ्यों को हम एक साथ पढ़ें, तब जाकर के आपका वो विषय जो है वो पूरा होगा। छत्तीसगढ़ को पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए। इसके बाद जो 50% वेटेज होता है वो इंडियन जीएस पर, जो नेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के, जैसे आपका पॉलिटी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें तो इसमें भी आपको सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ने जा रहे हैं तो सेलेक्टिव अप्रोच मतलब इसमें कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक को सिलेक्ट करने का कि जो करंट की चीजें हैं, जो वर्तमान में घटनाएं घटी हैं विगत 1-1.5 वर्षों में, उस करंट के टॉपिक्स को जोड़ करके उस करंट से रिलेटेड टॉपिक जो है उसको आपको समग्रता से पढ़ना होगा। जैसे अगर संविधान की बात करें कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए, तो आप जब देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो काफी हाईलाइटेड इशू जो है वो CAA NRC है ना, CAA NRC हो गया, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा वापस लिया जाना, उसका पुनर्गठन किया जाना, 2 केंद्र शासित प्रदेशों का बनाया जाना, ये बहुत ज्यादा चर्चित विषय है। तो जब हम राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं तो भाग 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भाग 1 हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम CAA की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट किस में हुआ है? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हुआ है। तो इस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट यानी भाग 2 नागरिकता को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। CAA से ही जोड़ करके NRC को देखा जा रहा है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRC को पढ़ना जरूरी है। और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो 2021 की जनगणना के साथ साथ NPR भी करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी बनाएंगे, तो ये NPR को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाग 2 को आप इस तरीके से इतनी सारी चीजों को पढ़ें। जब भाग 3 में आप जाते हैं तो जब CAA और NRC का जब विवाद हुआ, जहां पर विपक्ष एक तरफ आरोप लगाता है कि जो हमारा आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है कि हमारे देश में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, है ना। उसके बाद फिर CAA एक धर्म विशेष के लिए प्रावधान नहीं करता, कुछ धर्मों के लिए प्रावधान करता है। तो यहीं से आर्टिकल 14 को जब बेस लिया गया तो आर्टिकल 14 भी काफी हाईलाइटेड हुआ है। हालांकि आर्टिकल 14 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है और उन्होंने कहा था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया सकता है, भेदभाव हो सकता है। तो सरकार ने अपना तर्क दिया कि रीजन ये है कि भाई यहाँ पर परसिक्यूशन हो रहा है, धार्मिक प्रताड़ना। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि जो क्लासिफिकेशन है वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के आधार पर किया गया। तो ये आर्टिकल 14 काफी चर्चित रहा। आर्टिकल 15 सामाजिक समानता, आर्टिकल 16 ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 जो माइनॉरिटी रिलेटेड आर्टिकल्स है, आर्टिकल 28, 29 और आपका जो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से भाग 4 का आप इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि वहां से पूछ सकता है, क्योंकि सरकार के कर्तव्य राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से वो जुड़ता है। जब आप भाग 5 और भाग 6 पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है और उसी से कंपेयर करके राज्य की चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। जब आप अटॉर्नी जनरल पढ़ रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एडवोकेट जनरल को पढ़ें, उससे भी क्वेश्चन जो है काफी बनते हैं। मतलब क्योंकि आप स्टेट PCS देने जा रहे हैं तो भाग 5 की चीजों के पैरेलल ही भाग 6 को भी आपको तैयार करना जरूरी है। जुडिशरी को जरूर तैयार करें, इस जो न्यायपालिका है इससे भी प्रश्न काफी अच्छे बन सकते हैं। इसके बाद से जो महत्वपूर्ण है वो है आपका भाग 8, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है तो थोड़ा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आपको जानना जरूरी है। पंचायत को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन उसी संदर्भ में आते भी हैं। इसके बाद भाग 11 से भाग 11, 12, 13 जो केंद्र राज्य संबंध है, इससे प्रश्न जो है काफी ज्यादा बनते नहीं है। 14, 15 ठीक। इसके बाद से भाग 17 और भाग 18 और भाग 20, इतने पर अगर आप फोकस करेंगे, तैयारी करेंगे तो काफी अच्छा इसमें होगा। तो ये आपका संविधान की बात रही। संविधान के बाद से आगे चलें हिस्ट्री।
तो हिस्ट्री में आप देखें, मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशिएंट को भी हमें नहीं छोड़ना है, एंशिएंट को भी पढ़ना है। और अभी के डेट में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया है, लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास, 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है दर्शन से, फिलॉसफी। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और ये पूरा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कहाँ से लिया जा रहा है, ऑलमोस्ट मेंस के सिलेबस से लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा दर्शन के पार्ट को भी आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। इसके बाद के जो विषय होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आप करंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं, है ना, जैसे अभी कोविड के सिचुएशन में जो भी चीजें हुई, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी जो सरकार की आ रही है, जो भी सरकार ने योजनाएं चलाई, है ना, इन सब चीजों पर थोड़ा सा फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जाए तो आपका फोकस ठीक वैसे ही जैसे पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे, करंट से रिलेट करके पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स में भी करंट से रिलेट करके ही आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे इसमें मार्क्स और अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ पाएंगे। जैसे जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका इंडस्ट्री हो गया और सर्विस सेक्टर हो गया, इन तीनों सेक्टर को अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो भी अपडेट हुए हैं उनको पढ़ना है। जो भी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, खास तौर पर जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसमें एमएसएमई को ज्यादा फोकस किया सरकार ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया उसके अंतर्गत बहुत सारी इसमें योजनाएं भी चलाई गई हैं, है ना। इन सब चीजों पर आपको बहुत फोकस करना है। साथ ही साथ जो आप देखेंगे कोविड के सिचुएशन में बहुत ज्यादा हाईलाइट क्या थे, बैंक्स जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड थे, है ना। बैंक के माध्यम से ही सरकार काम करे, थोड़ा बैंक पर आपको फोकस करना जरूरी है। ठीक, बैंक के साथ साथ सरकार ने जो भी इस दौरान जैसे मॉरेटोरियम वगैरह जो चीजें हैं उन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी पर ध्यान देना जरूरी है। आरबीआई के कार्य, उसकी भूमिका पर ध्यान देना जरूरी है। विदेश व्यापार थोड़ा सा देखना जरूरी है क्योंकि सरकार दावा ये कर रही है कि कोविड होने के बावजूद भी हमारे देश में जो एफडीआई इनफ्लो है वो काफी अच्छा रहा है ना। और आपको ये भी पता भी होगा कि जो 31 जुलाई 2020 तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व जो है 538,191 यूएस बिलियन डॉलर का है ना, 538.191 यूएस बिलियन डॉलर, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो इकोनॉमिक्स में इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। जब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो उसके परंपरागत चीजों को तो आप पढ़ेंगे ही साथ ज्योग्राफी के साथ आप एनवायरनमेंट को भी जोड़ करके पढ़ें तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से उसमें चीजें उभर करके आएंगी और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आपको विषयों को इस दृष्टिकोण से, चयनात्मक शैली से तैयारी करनी चाहिए। अब जो सबसे एक महत्वपूर्ण विषय बन करके उभरता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। तो मुझे लगता है कि अभी का समय कम से कम यह है कि आपको 5 से 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देना जरूरी है। जब आप 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी को देंगे तो उसमें जीएस और सी सेट की पढ़ाई आप डेली करें। 1/3 समय आप सी सेट को दें और 2/3 समय आप जीएस को दें। जैसे अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे के आसपास आप जीएस को दे दें और 2 घंटे आप सी सेट को दें। 4 घंटे में भी आप 2 घंटे लगभग किसको दें, आपका छत्तीसगढ़ के पोर्शन को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जो 2 घंटे बच जाते हैं उसमें 1.5 घंटे जो है आप एक कोई भी इंडियन जीएस के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब आपका फिलॉसफी, इन सब चीजों को उठाकर पढ़ें और आधा घंटे डेली आप करंट की तैयारी करें। करंट पर भी आपका फोकस होना चाहिए। करंट को लेकर के बहुत दुविधा होती है कि करंट में हम कौन से टॉपिक को पकड़ें और उसका कौन सा पीरियड होना चाहिए, किस पीरियड तक के करंट को कवर करें। तो याद रखें, करंट जब भी आप तैयार करें तो लास्ट जो पीएससी हुई रहती है से लेकर के अभी तक, मतलब पिछले साल फेब में जो एग्जाम हुआ से लेकर के अभी जनवरी तक, है ना, ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक की चीजों को आपको कवर करके चलना चाहिए। इस तरीके से करंट को भी आपको लेकर के चलना चाहिए। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो काफी अच्छा आपके लिए होगा। बचे हुए जो 2 घंटे हैं उसमें आप सी सेट डेली प्रैक्टिस करें। सी सेट को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग है, इसको सोच करके बस हमें उसकी तैयारी को ढील नहीं देना है। क्वालिफाइंग है, डेली आप एक एक टॉपिक उठाएं और उसको कंप्लीट करते चलें ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। नहीं तो आपका अगर उधर बहुत अच्छा भी हो गया और आपका सेकंड पेपर ही क्वालिफाई नहीं होता तो फर्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसलिए दोनों पर अच्छे से फोकस करें। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको एक सलाह, एक जो मार्गदर्शन मैंने प्रदान किया है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में ज़रूर मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।